शुंग राजवंश एवं शुंगकालीन सभ्यता। तो आज बात करेंगे शुंग वंश के बारे में कि आखिर शुंग कौन थे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शुंग कौन थे। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ, उनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वैसे बहुत ही अच्छा सेनापति था, वो ब्राह्मण था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में सम्राट के प्रति दुराभाव उत्पन्न हो गया और एक दिन जब सेना की परेड हो रही थी उस समय सम्राट की उसने हत्या कर दी, यानी बृहद्रथ की हत्या कर दी और इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये शुंग कौन थे। हरप्रसाद शास्त्री, जो विद्वान हरप्रसाद शास्त्री हैं, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि शुंग पारसी थे। यानी अनेक विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं कि शुंग कौन थे। तो हरप्रसाद शास्त्री बताते हैं कि शुंग पारसी थे। और इसके बाद दिव्यावदान, जो संस्कृत का एक महान ग्रंथ है, इस ग्रंथ के आधार पर शुंगों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें ये कहा गया है कि शुंग मौर्य ही थे, कोई अन्य नहीं थे। यानी कि दिव्यावदान में जो हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर शुंगों को मौर्य स्वीकार किया गया है। कालिदास के द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम के आधार पर अगर हम देखें तो जानकारी मिलती है कि शुंग जो है वो ब्राह्मण थे, मौर्य नहीं थे। और इसी तरीके से अनेक विद्वानों के साथ साथ इतिहासकार तारानाथ और कीथ ने भी स्वीकार किया है कि शुंग ब्राह्मण ही थे। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जो वर्तमान राम की परंपरा है वो राम जो है वो यही पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था, जिसने कि शुंग वंश की स्थापना की थी। एक अन्य मत के अनुसार ये माना जाता है कि शुंग जो है इनका जो गोत्र था वो अत्रि था और इसके आधार पर ये जो है आगे चल कर के कायस्थ निगम बन गए थे। तो वो लोग मानते हैं कि ये कायस्थ निगम थे। तो इस तरीके से शुंगों के बारे में अलग अलग मत विद्वानों के हैं। कुछ लोग इन्हें पारसी मानते हैं, कोई इनको मौर्य मानते हैं, कोई ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इनको कायस्थ ही स्वीकार करते हैं। अब देखेंगे कि शुंग राजवंश जो था वो भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे भारत का मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर शुंग साम्राज्य स्थापित किया गया था। पश्चिम में अगर देखें तो सागल नामक स्थान था जो कि वर्तमान समय में सियालकोट कहलाता है और पाकिस्तान के अंतर्गत है। इसके उत्तरी भाग में कश्मीर का एक बड़ा भाग भी इस साम्राज्य में शामिल था। पूर्व की ओर अगर हम देखें तो बंगाल का अधिकांश भाग इस साम्राज्य के अंतर्गत था, अधीन था। उत्तर में नेपाल की सीमा से लगा हुआ जितना तराई का इलाका था वो साम्राज्य का भाग था। दक्षिण में अगर देखें तो पूरा का पूरा मध्य क्षेत्र जो कि आटविक क्षेत्र था और उसके साथ ही विदर्भ राज्य की सीमा तक का क्षेत्र था। यद्यपि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को पराजित किया था, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो एक इतने विशाल क्षेत्र पर, और अगर हम दक्षिण पश्चिम की ओर देखें तो वर्तमान राजस्थान जो कि उस समय राजपूताना का क्षेत्र था वहाँ तक फैला हुआ था। तो एक विशाल क्षेत्र के अंतर्गत ये फैला हुआ था। और हम देखेंगे कि जो सबसे शक्तिशाली शुंग वंश का शासक था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो आइए पुष्यमित्र शुंग के बारे में अब जानकारी हासिल करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व शासन स्थापित किया था और 148 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन रहा था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो विभिन्न इतिहासकारों की राय है, विचार हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर राय चौधरी बताते हैं कि पुष्यमित्र भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक शक्तिशाली युग का प्रवर्तक था। यानी राय चौधरी ने पुष्यमित्र शुंग को एक युग प्रवर्तक के रूप में देखा है। और देखेंगे पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजकुल के पुरोहित का पुत्र था।
मौर्य राजकुल के पुरोहित का ये पुत्र था और वह बहुत ही धर्मपरायण ब्राह्मण था, एक अनुभवी सैनिक था, कुशल सेनापति था और प्रवीण शासक था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र यानी पुष्यमित्र शुंग जो था वो अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठा था 184 ईस्वी पूर्व में, और उसने नवीन शुंग राजवंश की स्थापना की थी। अब पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं यानी 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 148 ईस्वी पूर्व तक का जो शासनकाल था पुष्यमित्र शुंग का, उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले विदर्भ का आक्रमण था। इस विदर्भ के आक्रमण के बारे में इतिहासकार जो है वो समय सीमा निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि किस समय हुआ था, उसके समय के बारे में विशेष स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर विदर्भ के बारे में अगर हम देखें तो किस तरीके से उस पर आक्रमण किया था, कैसे उसको जीत लिया था, इसके बारे में बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो था जब शक्तिशाली हो गया तो उसके बाद अपने राज्य को विस्तार करने के लिए उसने योजना बनाई कि वो अब राज्य का विस्तार करेगा। अब विदर्भ राज्य जो था वो किसी समय मौर्य साम्राज्य का अंग हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ वैसे ही यहाँ के शासक जो है वो स्वतंत्र हो गया। अब विदर्भ में जो है वो यज्ञसेन और उसका चचेरा भाई माधवसेन, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। दोनों अपना अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, यद्यपि इस समय जो शासन था वो यज्ञसेन के हाथ में था। अब इसी समय क्या था कि मध्य देश का जो गवर्नर था यानी जो उपराजा था वो पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र था, और अग्निमित्र के मित्र को यज्ञसेन ने बंदी बना लिया था, इसलिए वो नाराज था अग्निमित्र। और इसी समय माधवसेन जो है वो अग्निमित्र से जाकर के मिल गया और उसने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। तो अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र का पुत्र था उसमें और माधवसेन में मित्रता हो गई, और इसके बाद दोनों ने षड्यंत्र रचा, दोनों ने योजना बनाई, और उस षड्यंत्र के कारण यज्ञसेन के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है वो यज्ञसेन की पराजय हो गई, यज्ञसेन हार गए। और उसके बाद जब हार गए तो पुष्यमित्र ने विदर्भ को अपने राज्य में शामिल नहीं किया, बल्कि उसे वापस दे दिया और ये कहा कि अब इसको दोनों भाई आपस में बांट लीजिए। तो उसका बंटवारा कर दिया गया। वर्धा नदी को सीमा माना गया और वर्धा नदी से उत्तर का भाग उत्तरी विदर्भ और दक्षिण का भाग दक्षिणी विदर्भ कहलाया, और ये दोनों भाइयों यज्ञसेन और माधवसेन के बीच में बांट दिया गया। दोनों भाइयों ने पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस विदर्भ आक्रमण के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन शक्ति और प्रभाव का विस्तार हो गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो था यवनों पर आक्रमण। यद्यपि पुष्यमित्र शुंग से पहले भी मौर्य शासनकाल के अंतर्गत यवन जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए बड़े आतुर थे और कई बार उन्होंने प्रयास भी किए थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। अब पुष्यमित्र शुंग के काल में ये सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई यवनों के आक्रमण की। पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है जिसमें योग के बारे में और तत्कालीन समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, और गार्गी संहिता में इसकी जानकारी मिलती है, यानी इसके साक्ष्य मिलते हैं कि यवनों में और पुष्यमित्र शुंग के बीच में युद्ध हुआ था। अब जो ये यवन जो थे वो इन्होंने पश्चिम की ओर से आक्रमण किया भारत पर, और पंजाब और वर्तमान जो दिल्ली है जिसको उसमें इंद्रप्रस्थ कहा जाता था उस इलाके को जीते हुए मथुरा को जीता और उसके बाद साकेत जीता। इसको जीते हुए वो आगे पाटलिपुत्र की ओर बढ़ते चले आ रहे थे, और पाटलिपुत्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी था, पूरा मगध क्षेत्र था वो उसका राज्य हुआ करता था। पुष्यमित्र ने इनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में यवनों को मुंह की खानी पड़ी।
कालिदास ने जो अपना नाटक लिखा है मालिकानि मित्रम, उसके अंतर्गत ये जानकारी भी मिलती है कि यवनों के साथ पुष्यमित्र का दूसरा युद्ध भी हुआ था। और ये दूसरे युद्ध के बारे में जानकारी ये मिलती है कि पुष्यमित्र का जो दूसरा पुत्र था वसुमित्र, उसने सिंध नदी के किनारे पर यवनों को परास्त किया था और फिर दूर तक खदेड़ दिया था। यानी सिंध नदी के किनारे पर ये युद्ध हुआ था, जो वर्तमान समय में सिंध प्रांत है, वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो यवनों के साथ 2 युद्ध हुए थे। अगर हम जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर देखें, पहला युद्ध जो हुआ था वो पाटलिपुत्र के क्षेत्र में हुआ था और दूसरा युद्ध सिंध नदी के किनारे पर हुआ था। इसके बाद अब ये 2 महत्वपूर्ण युद्धों के अंतर्गत जब पुष्यमित्र शुंग को सफलता मिल गई तो उसने प्रसन्न होकर के अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अयोध्या अभिलेख, जो अयोध्या अभिलेख है, साकेत अभिलेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सफलता से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये जानकारी हमें साकेत अभिलेख से मिलती है। इन यज्ञों के जो यज्ञ हुए थे, इनके आधार पर शुंग राजसत्ता का सत्य प्रदर्शन किया गया था। यानी घोड़े छोड़े गए थे चारों दिशाओं के अंतर्गत और ये कहा गया था कि मौर्य साम्राज्य की भांति अब शुंग साम्राज्य भी शक्तिशाली हो गया है और मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो ये संदेश दिया गया था कि मौर्य साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है और उसके स्थान पर शुंग साम्राज्य शक्तिशाली बन चुका है। इन यज्ञों के द्वारा बौद्ध धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया था। यानी कि यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो मौर्य काल के अंतर्गत बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसके स्थान पर पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया था। यानी जहाँ पर राजसत्ता और राजशक्ति का परिवर्तन हुआ था, वहाँ पर धार्मिक संस्कृति का भी परिवर्तन हुआ था। ये जो यज्ञ हुए थे, ये यज्ञ इस बात का द्योतक थे कि भारत में नवीन संस्कृति, नवीन भाषा और नवीन साहित्य जो है वो लिखा जाएगा। यानी एक तरीके से पुनर्जागरण हुआ था, एक तरीके से नवीन चेतना का विकास हुआ था। भाषा जहां पर पहले पाली चली आ रही थी, उसके स्थान पर संस्कृति हो गई और कल्चर जो मौर्य संस्कृति थी, मौर्य कल्चर थी, उसके स्थान पर अब ब्राह्मण संस्कृति आ गई। साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो मौर्य काल के अंतर्गत तमाम पाली भाषा में साहित्य लिखे गए थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित थे, बौद्ध भगवान से संबंधित थे। कला की दृष्टि से देखा जाए तो मौर्य काल के अंतर्गत जहाँ पर गांधार कला का विकास हुआ था, वहीं पर पुष्यमित्र शुंग के काल में जो है वो उस कला के ऊपर ब्राह्मण संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलने लगा। तो इस तरीके से एक नए युग की शुरुआत हुई। इसीलिए अनेक इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को एक युग प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। बौद्धों के साथ व्यवहार, ऐसा माना जाता है, बहुत से इतिहासकार भी मानते हैं और बहुत बौद्ध अनुश्रुतियों से ये जानकारी मिलती है कि वो पुष्यमित्र शुंग जो था बहुत असहिष्णु था और ब्राह्मण तो था ही, लेकिन बहुत असहिष्णु था, सद्भावना उसके अंतर्गत नहीं थी। दिव्यावदान में ये जानकारी मिलती है और ये कहा गया है कि वो पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का शत्रु था, उसको शत्रु कहा गया है। यानी उसने बौद्ध धर्म जहां मौर्य काल के अंतर्गत बहुत विकसित हुआ था, उसको उसने नष्ट करने का कार्य किया और उसके स्थान पर उसने ब्राह्मण धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्ध भिक्षुओं पर भीषण अत्याचार किए, स्तूपों और विहारों का विध्वंस करवाया और मठों को नष्ट किया, ऐसा इतिहासकार तारानाथ मानते हैं। इसी तरीके से ईवी हेवल लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का दमन इसलिए किया था कि संघ राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे। ये थोड़ा सा अलग विचार रखते हैं हेवल।
इसलिए नहीं कि वे ऐसे धर्म को मानता था जिसमें वह विश्वास नहीं करता था। यानी कि हेबल थोड़ा सा अलग विचार ये रखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, इसलिए बौद्धों को उसने परेशान नहीं किया, इसलिए बौद्धों को नष्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो उनके जो मठ थे, उनके जो संघ थे, वो राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे। लेकिन कुल मिलाकर ये तो जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध संस्कृति को और बौद्धों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, यद्यपि उसका उद्देश्य कुछ अलग रहा होगा। अब बौद्धों के प्रति उसने बहुत सारी दमनकारी घटनाएं अपनाई थी। उसने पाटलिपुत्र के साथ, यहाँ पर कटमीरा नामक स्थान पर जो है पाटलिपुत्र के पास ये यहाँ बहुत बड़ा बिहार था, इस बिहार को उसने नष्ट करवा दिया था। और इसके अलावा और मगध के क्षेत्र में जो बिहार थे वो नष्ट करवा दिए गए थे, बौद्ध मठ नष्ट करवा दिए गए थे, कश्मीर के अनेक बौद्ध मठ नष्ट करवा दिए गए थे। जानकारी इतिहास में मिलती है कि लगभग 1000 बौद्ध मठ या बिहार उसके द्वारा नष्ट करवाए गए थे। साकल या जिसको सागल भी कहा गया है कुछ पुस्तकों के अंतर्गत, जिसको वर्तमान समय सियालकोट कहते हैं, सियालकोट जाते समय जब सियालकोट वो गया तो उसने ये घोषणा की थी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला करके देगा उसको मैं 100 दिनार यानी ईरानी मुद्रा दूंगा, 100 दिनार दूंगा। यानी बौद्धों से वो इतना नफरत करता था कि उसने ये घोषणा कर दी थी कि जो बौद्ध भिक्षु को पकड़ करके लाएगा या उसका सिर काट करके लाएगा उसको 100 दिनार में इनाम में दूंगा। ऐसी कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। लेकिन एक स्थान पर यह भी जानकारी मिलती है कि जब वो गया में गया तो वहां पर पुष्यमित्र जब गया में गया तो बौद्ध माता को वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाया। जहां पर तपस्या की थी भगवान बुद्ध ने गया में, जो कि एक तरीके से पहला उनका स्थान था जहां पर वो गए थे, और उसके बाद सारनाथ में जाकर उपदेश दिया था, तो यहाँ तपस्या की थी। ये बताते हैं कि गया में वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, और उसके बाद फिर उसने अपनी धारणा बदल दी, और धारणा बदलने के बाद उसने जहां बहुत बौद्ध मठों को नुकसान पहुंचाया था मठों को, तो उसने उसको उनका निर्माण भी करवाया, मरम्मत भी करवाई। सांची और भरहुत के जो स्तूप थे वहां पर जो नुकसान हो चुका था उस नुकसान की उसने मरम्मत करवाई, तोरण द्वार दोबारा बनवाया और जो दीवारें थी उनकी मरम्मत कराई। तो ये भी जानकारी मिलती है कि जहां पर पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्धों से नफरत करता था, शायद बाद में उसका विचार बदल गया और अनेक बौद्ध मठों की उसने मरम्मत भी करवाई थी। अब समीक्षात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के प्रति बहुत अन्याय एवं अत्याचार किए थे, ये जानकारी भी हमको मिलती है। अनेक इतिहासकार ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म का वो कट्टर शत्रु एवं विनाशक था, विध्वंसकारी था, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा मानना उचित नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहन जानकारी रखने वाली रोमिला थापर इतिहासकार ये मानती हैं कि ये धारणा गलत है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने की, बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया था, बल्कि उसने जो है वो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए उसने बौद्धों से नफरत की हो, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म के प्रति उदार रवैया अपनाया था और बौद्ध मठों की मरम्मत भी करवाई थी। ऐसा रोमिला थापर जी का विचार है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक वीर साम्राज्यवादी योग्य शासक ही नहीं अपितु साहित्य एवं कला का प्रेमी भी था। पुष्यमित्र शुंग के समय में अनेक साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत साहित्य का बहुत विकास हुआ था, इसीलिए उसे कला का पोषक माना जाता है, साहित्य प्रेमी माना जाता है। अनेक इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में सभ्यता एवं संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ था। उसके शासनकाल में बहुत ही अभूतपूर्व विकास हुआ था, इसीलिए उसको युग प्रवर्तक कहा जाता है, युग दृष्टा कहा जाता है।
डॉक्टर राय चौधरी के शब्दों में अगर हम समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं कि शुंग काल का भारतीय इतिहास में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। यह वैदिक धर्म के अभ्युत्थान, ब्राह्मण धर्म एवं संस्कृति के पुनरुद्धार का युग कहा जाता है। तो राय चौधरी के अनुसार जो शुंग काल है वो काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और ये कहा गया है कि इसमें ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का बहुत विकास हुआ था। तो एक युग परिवर्तन हुआ था एक तरीके से, जो मौर्यकालीन संस्कृति के स्थान पर वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ था और ब्राह्मण धर्म और संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार हुआ था। तो इस तरीके से मैंने आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है कि किस तरीके से शुंग वंश की स्थापना हुई थी और किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी, निरंतर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।